शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी पक्षों को सलाह दी कि वो इस मामले का फैसला मिल बैठकर आपसी सहमति से करने की कोशिश करें, और अगर ऐसा ना हो पाए तो कोर्ट अपनी तरफ से मीडिएटर यानी मध्यस्थ नियुक्त करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह का बीजेपी स्वागत कर रही है, तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने विरोध करते हुए कहा कि सुलह समझौते की कोशिशें फेल होने के बाद ही मामला कोर्ट में आया है, इसलिए समय बर्बाद किए बिना कोर्ट को ही इसका फैसला करना चाहिए। इधर आपसी सहमति की सुप्रीम कोर्ट की सलाह का यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्वागत किया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी योगी राज में राम मंदिर बन जाएगा? इसी पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आज प्रतिक्रियाएं कैसी आई है, सुनिए। सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए, तो इसलिए वो आउट ऑफ कोर्ट तो पॉसिबल नहीं है। कोर्ट खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीच में पढ़ के कोई इनिशिएटिव देते हैं तो उस पर पर्सनल लॉ बोर्ड गौर करेगा। जितना हो सकता था उतना बहुत ठोस फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। इस तरीके से 3 तलाक के मसले का सुप्रीम कोर्ट गर्मियों के छुट्टियों में बैठकर सुनवाई कर रहा है, इसी तरह उससे पहले इस मसले की सुनवाई कर लें, क्योंकि ये मसला बहुत पुराना है, और रोज सुनवाई करें। यानी सुप्रीम कोर्ट की सलाह भी सब लोग मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ बीजेपी से नलिन कोहली हैं, कांग्रेस से मुकेश नायक, मेरे साथ असीम वकार साहब हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता भी हैं, मेरे साथ RSS के विचारक राकेश सिन्हा भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। असीम वकार, मैं आपसे शुरू करूंगा। असीम वकार, ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी को, आपके नेता को, आपको सुप्रीम कोर्ट में भी भरोसा नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि आप मिल बैठकर एक बार कोशिश तो करिए, अगर कोई सहमति नहीं बनी तो उसके बाद देखा जाएगा। आप उसको भी तैयार नहीं है असीम वकार? सर, एक बार कोशिश नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले 6 बार मिल बैठकर बात करके कोशिश की जा चुकी है और 6 बार कोई हल नहीं निकला है। और क्यों नहीं निकला ये भी समझ लीजिएगा कि जो राजीव जी की सरकार थी उसमें भी कोशिश की गई थी, और चंद्रशेखर जी की सरकार और नरसिम्हा राव जी की सरकार में भी कोशिश की गई थी। आपको याद होगा कुमार मंगलम साहब सरकार की तरफ से मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे, मध्यस्थता कर रहे थे, और बातचीत के दौरान ही विश्व हिंदू परिषद ने और RSS ने रथ यात्रा की कार सेवा की घोषणा कर दी थी, और इन्होंने समझौते का भी ख्याल नहीं किया कि बातचीत चल रही है। आपको याद होगा काची कामकोटी के शंकराचार्य जी जब पहली बार इसमें बीच में पड़े समझौते के लिए, तो उन्होंने अली मियां नदवी साहब से ये बात कही कि मुझसे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने यह कहा है कि आप बीच में मत पड़िए। और दोबारा में जब वो बीच में पड़े तो उन्होंने फिर एक बार ये कहा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नेताओं से आकर यह बात, मौलानाओं से बात बोली कि 3 मस्जिदों पर दावा अगर आप छोड़ दें तो हम बात करने को तैयार हैं। असीम वकार, मेरा बड़ा मानना ये है, तथ्य हैं, ये फैक्ट हैं। आप बता रहे हैं पहले भी कोशिशें हुई है, सब जानते हैं कोशिशें हुई है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। असीम वकार, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कोर्ट ने कहा मिलिए, बैठिए, बातचीत तो करिए। यूपी में बीजेपी की भारी बहुमत की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की भारी बहुमत की सरकार है, अगर कोई फैसला होता है उस पर अमल किया जा सकता है। बातचीत तो करिए, आगे तो आइए। जी सर, मेरा अपना मानना यह है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तो उस वक्त किसी नेता ने नहीं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जनाब नरसिम्हा राव जी ने, प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि उनको दुख है और वो बाबरी मस्जिद दोबारा से बना के मुसलमानों को देंगे। पहली तो मैं डिमांड करता हूं भारत सरकार से कि हमारी मस्जिद भारत सरकार ने कहा था बना के देने के लिए, हमें बना के दें। दूसरी बात, आप समझौते की बात करते हैं, आपका खैर मकदम है, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो भी सर आंखों पर है, लेकिन सर ये बता दीजिए कि किस तरह से समझौते की बात करेंगे। आपने हमारी मस्जिद पे कब्जा कर लिया, आपने उस मस्जिद को तोड़ दिया, शहीद कर दिया, आपने मुसलमानों को वहां से हटा दिया,
और उसके बाद में आप कह रहे समझौता कर लें, तो किस बात का समझौता करना चाहते हैं? समझौता करना चाहते हैं तो पहले मस्जिद बनाकर हमारे हवाले कीजिए, हम उसमें नमाज शुरू करते हैं और उसके बाद में हम आपसे बैठकर बात करेंगे, फिर जो सही होगा वो गलत होगा उसकी बात देखी जाएगी। ठीक है असीम बकार, ठीक है, अब आपका स्टैंड क्लियर है। कर रहे हैं कि आप अब आपका स्टैंड क्लियर है, अब आपका स्टैंड क्लियर है। इसका मतलब ये साफ हो गया, ये समझौते के तरीके नहीं। इसका मतलब ये साफ हो गया नलिन कोहली, इसका मतलब साफ हो गया बीजेपी पर, आरएसएस पर, विश्व हिंदू परिषद पर या बाकी पार्टियों पर, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को, असदुद्दीन ओवैसी को जो उस एक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, उनको भरोसा नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, कोर्ट अपना फैसला सुना दे। नहीं सर, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा, बस आशा करूंगा पूरी बात और सुन हम भी ये लें, कह रहे हैं क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह केस में भी था और मैं कुछ अपनी बात कह दूं। हाँ नलिन कोहली साहब बताइए। असीम बकार, नलिन कोहली कोर्ट में भी थे आज, जरा सुनिएगा हुआ क्या है। हाँ नलिन कोहली बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था आपको, कोर्ट में हम भी थे, इसलिए कोर्ट के बाद मैंने तुरंत बात कही थी। पहले इस बात को हम समझ लें कि मूल रूप से ये मसला जो है कोर्ट के सामने कई वर्षों से है। थोड़ा मेरा ये फीडबैक बंद कर देंगे क्या, क्योंकि एको मुझे वापस आ रही है, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है। जी हाँ नलिन भाई आप कंटिन्यू करिए, ठीक कराते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे कि कोर्ट के अंदर में ये आज एक मेंशनिंग हुई थी जी, मेंशनिंग हुई थी आज सुबह 10:30 बजे, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा कि कई साल हो गए हैं, क्योंकि ये मामला रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पे सुनवाई जल्दी होना चाहिए, पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अपने कहर साहब में जस्टिस कहर का बेंच था, अपने जस्टिस कौल और जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि इसको हम सुन सकते हैं, जुलाई अगस्त में बेंच बिठा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सुझाव है कि इसमें आप बातचीत करके क्यों नहीं कर देते हैं। इस पे कही गई बात कि बातचीत पहले भी हुई है, इसमें सफलता नहीं मिली, अगर आप आदेश करें तो बातचीत हो सकती है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं आदेश नहीं कर रहा हूं, मैं एक सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है। क्या बातचीत से निकल सकती है? यदि आप चाहो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को भी वहां रख सकता हूं, इन्वॉल्व हो सकता हूं, किसी जज को बिठा सकता हूं, लेकिन अगर बातचीत ना हो आगे तो वो जज वो बेंच पे नहीं बैठेगा। मुझे लगता है ये बहुत सकारात्मक एक उन्होंने रुख अपनाया। कहा अब इसको प्लीज समझ लीजिए, जो पार्टीज है, अब एक सेकंड अयोध्या विषय भूल जाइए, ये तो चैलेंज है हाई कोर्ट पे के जजमेंट के खिलाफ, लेकिन किसी भी मसले में चाहे कमर्शियल हो चाहे पारिवारिक डिस्प्यूट हो, कभी भी बातचीत बीच में हो सकती है, नहीं हो सफलता तो उसमें कोर्ट का आदेश है। ठीक है, कोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम सब पर मान्य है। उसमें यह नहीं होता कि मुझे आदेश पसंद है तो मान्य है, ना पसंद है तो मान्य नहीं होगा, तो और जो कोर्ट निर्णय करेगा वह होगा। भाजपा ने हमेशा कहा है कि या तो बातचीत के आधार पे हो या कोर्ट के आदेश, लेकिन इसका जल्द से जल्द जो भी है निर्णय होना चाहिए। अब इस दूसरे विषय पर जो पार्टियां हैं उनको तय करनी है। अगले फ्राइडे को, शुक्रवार को ऑब्जेक्शन करता हूं, बातचीत की संभावना है या नहीं। जब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं तो क्या मैं एक मिनट खत्म कर लूं, तो चीफ जस्टिस साहब ने अगर कहा है एक विचार है, कोई इसे माने ना माने। अब लास्ट आ जाते हैं एआईएम और अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को, मतलब देश में उन्होंने मस्जिद की बात कही, सब कही। मुझे लगता है एक सेकंड उनको विचार करना चाहिए और गंभीरता से करना चाहिए कि भारत में हिंदुओं के दृष्टिकोण से श्री राम की जन्मभूमि एक पवित्र स्थान है, मक्का मुसलमानों के लिए है, वेटिकन क्रिश्चियंस के लिए है। यदि इस प्रकार की भाषा होगी, हमें मंदिर नहीं बनने देंगे, हम सौंप नहीं दिए, हमारा मस्जिद होगा, हम नमाज पढ़ेंगे, तो ये एक उत्तेजित करने वाली बात है। अब जब कोर्ट में चले गए, अगर कोर्ट के पार्टी हैं तो फिर उनको इस बात को मानना पड़ेगा जो कोर्ट का आदेश होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो अपना आदेश सुनाया है, तो जो आदेश होगा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति कहता है कि मैं आदेश को नहीं मानूंगा तो वो संविधान के खिलाफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहा है। और जो अधिकारों की बात करते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया से और संविधान के आधार पे उनको मिलती है, तो फिर वो कहां से आती है? ठीक है सर, ठीक है, तो हम सब पर बिल्कुल सही है। नलिन कोहली आपने लीगल पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी, बिल्कुल क्लियर कर दी आपने लीगल पोजीशन। अगर वो चाहते कुछ अच्छा हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। राकेश सिन्हा आ गए आरएसएस के विचारक। एक सेकंड में मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं, असीम बकार आपके पास भी। लेकिन राकेश जी, अब असीम बकार या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े हुए हैं,
वो कह रहे हैं कि हमें कोई समझौते की बातचीत नहीं करनी, आप हमारी मस्जिद दोबारा बनवा दीजिए। ऐसे में अगर वो समझौते के लिए बैठते ही नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि आप बैठिए बातचीत करिए, कोई फायदा नहीं है। ये बात नहीं कही है। देखिए बात समझिएगा, असीम अगर आप तो यही कह रहे हैं कि आप कोई फायदा नहीं है सुना समझौते का। बात कर चुके हैं समझौते की, और हमने समझौते की जब बात की तो आप समझौता तोड़कर भाग गए। आपने समझौता तोड़ा है, बात समझिए। आप आरोप मत लगाइए। समझौता तोड़ा है आपने। आप 20 समझौते में छोड़कर चले गए और आपने रथ यात्रा का ऐलान कर दिया, आपने कार सेवा का ऐलान कर दिया। आप जी को कह रहे हैं कि हम नहीं राजी हैं, लेकिन इस बार तो कोर्ट की निगरानी में है। अरे असीम अकार, इस बार तो कोर्ट की निगरानी में है। करने दीजिए, मैं जवाब दे दूं इनका। सर मैं एक नाम ले रहा हूं, मलय कृष्णधर, आईबी के पूर्व चीफ रहे, आईबी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, मलय कृष्णधर। मैं एक नाम ले रहा हूं। 2005 में उनकी एक किताब आई। उस किताब में मलय कृष्णधर साहब ने लिखा कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद को विध्वंस करने की योजना 10 महीने पहले बना के तैयार कर ली थी। तो आपने फिर समझौते की, आपने यहां पर ये जो बात की थी और समझौते की बात कर रही थी, कुछ झूठ बोल रहे थे। असीम अकार एक सेकंड, असीम अकार आपकी बात क्लियर हो गई है, जरा जवाब सुनिए। आप कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी ने समझौता तोड़ा, इसलिए आप पर भरोसा नहीं है। देखिए लोकतंत्र की ये भाषा नहीं है, लोकतंत्र की गरिमा भी नहीं है। लोकतंत्र में कभी भी डायलॉग का दरवाजा बंद नहीं होता है। आप मुझे गरिमा मत समझाएं, आप मुझे गरिमा मत समझाएं। अच्छा मत समझिए, आप मत समझिए। रिक्वेस्ट करता हूं सर, आपके अलावा मैं लोगों को समझा रहा हूं, आपको अपवाद मान के मैं समझा रहा हूं। लोकतंत्र में, पंथ निरपेक्षता में हमेशा डायलॉग की जगह होती है। इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद खुशियां मनाने की जगह मोहन भागवत जी ने कहा था, ना ये किसी की जीत है ना किसी की हार। मैं आता हूं डायलॉग क्यों विफल हुआ। ये व्हाइट पेपर है जो नरसिम्हा राव, मेरे पास 2 व्हाइट पेपर हैं जो अयोध्या पर पब्लिश हुआ है। ये 2 व्हाइट पेपर हैं। व्हाइट पेपर में वो सारे डिटेल्स हैं जो डायलॉग के दौरान हुआ। व्हाइट पेपर में पृष्ठ 1 पर लिखा गया है कि विश्व हिंदू परिषद ने तमाम तथ्य प्रस्तुत कर दिए, लेकिन बाबरी मस्जिद कमेटी ने एक भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। उसके बाद बहुत आग्रह के बाद विश्व हिंदू परिषद ने 24 फरवरी 1991 को सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए। एआईबीएमसी ने कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। अंत में 13 मई 1991 को फरवरी से में बाबरी मस्जिद कमेटी ने इतिहासकारों के मार्फत से, 4 इतिहासकार जो थे जिसमें रामशरण शर्मा, डीएन झा, ऐसे इतिहासकारों के मार्फत से कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए। वो डॉक्यूमेंट का क्या था? वो डॉक्यूमेंट में था कि राम सीता राम की बहन है। उस डॉक्यूमेंट में था कि राम इजिप्ट के फराओ थे, राम एक मिथ है। ये डॉक्यूमेंट था। अरे एक बात और मुझे बता दीजिए, जिलानी साहब से शरद पवार ने पूछा, शरद पवार शेखावत जी और जिलानी के बीच 4 दिसंबर 1990 को जो डायलॉग चला था उसमें वार्ता हुई। तो शरद पवार ने पूछा कि जिलानी साहब, जो ब्रिटिश गजेटियर्स में आया, सर्वेयर रिपोर्ट्स में आया कि मंदिर को डेमोलिश करके मस्जिद बनाया गया, ऐसा आया है? उन्होंने कहा ऐसा है। तो शेखावत जी ने पूछा क्या इसका किसी ने भी डिस्प्यूट किया किसी स्तर पर? इतनी बार लगातार आए, कब आए? 30 सेकंड 10 सेकंड 1854, 1877, 1881, 1892, 1905, सेटलमेंट रिपोर्ट 1880, सर्वे रिपोर्ट 1838, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट 1891, 1893, इन सब में आया। तो आपने डिस्प्यूट क्यों नहीं किया? कहा हमने डिस्प्यूट नहीं किया। ये बताइए कि इसलिए डायलॉग से भागते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, इनके पास एक ही तथ्य है, सांप्रदायिकता भड़काना। फिर तो मतलब मसला सुलझा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये अकेले नहीं है, मुस्लिम समुदाय के ये अकेले नहीं है। तमाम मुस्लिम समुदाय बात करने के लिए तैयार है। उस जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, आपको मस्जिद जहाँ बनाना है हम सहयोग करेंगे। उस जन्मभूमि के परिसर के बाहर आपको जहाँ भी जगह चाहिए मस्जिद दी जाएगी। कैसे बनाएंगे? कोर्ट तय करेगा ना वो। अरे हमने तो हमने तो केरल में एक मंदिर को मस्जिद बना दिया था इबादत के लिए। एक हिंदू राजा ने बना दिया था केरल, मक्का मस्जिद के बाद दूसरा पुराना मस्जिद है पूरे विश्व में, दूसरा पुराना मस्जिद भारत में एक हिंदू राजा ने केरल के मालवार में बनाया। हमारी तो वो परंपरा है, आप उस परंपरा के विरोधी हैं। हमारा अपना डीएनए है। भगवान राम कैसे? जी, लेकिन अयोध्या कैसे हैंडल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुलह सफाई के लिए दूसरी पार्टी नहीं आती है, सारी पार्टियां नहीं बैठती हैं, तो फिर तो कोर्ट तय करेगा। फिर तो कोर्ट तय करेगा। देखिए मैं एक बात कह दूं, तो फिर आपके वादे का क्या हुआ? देखिए आपके मैनिफेस्टो में 2014 लोकसभा में हमेशा से आपके बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है, संघ का तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, मंदिर बनाएंगे। इसका मतलब मोदी और योगी के होते हुए भी मंदिर की कोई गारंटी? देखिए मंदिर तो बनना है, तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं, वार्ता के द्वारा, न्यायालय के द्वारा और पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, तीनों दरवाजे खुले हुए हैं। जो देश में एमिकेबल सॉल्यूशन दे, अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने डिले होता है और देश में एमिकेबल सॉल्यूशन हो। आज संघ के आज माननीय दत्तात्रेय जी ने कहा ना, संघ के कोयम्बटूर की बैठक के बाद दत्तात्रेय जी ने कहा कि हम चाहते सभी भारतीयों के सहयोग से मंदिर बने।
और सभी भारतीयों के सहयोग क्या से कहा। कांग्रेस ये पार्टी भारतीय मदद नहीं है क्या करेगी बकार क्या? साहब? मुकेश नायक, क्या कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी? क्या आपसे आपस में बैठ के बातचीत हो जाए और सुलह सफाई से मामला सुलझ जाए? क्या दिक्कत है? कोर्ट भी कह रहा है ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ये पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों के हाथ में एक महान अवसर आया है। सुप्रीम कोर्ट का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है इसको समझने की कोशिश करना चाहिए, और जो वकार भाई हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं इनको भी भारत के हिंदुओं की भावना और सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करना चाहिए। हम सब लोगों के पास ये अवसर है कि देश का वातावरण न बिगड़े, देश का ध्यान मौलिक समस्याओं की तरफ जाए, इसलिए बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोर्ट की भावना के अनुरूप, सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप हिंदू और मुस्लिम समाज साथ में बैठे और मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। देखिए पूरे भारत के हिंदुओं का मन है, उनकी भावना है कि वहां मंदिर बने, पूरे देश के हिंदुओं। ये वही चेहरा है जो 1986 वाला चेहरा है, नहीं करना चाहता। ये कांग्रेस का वही चेहरा है जिसने 1986 में शिलान्यास कराया था। ये वही चेहरा कांग्रेस का जिसने 1986 में ताला खुलवाया था। ये लैंग्वेज नहीं है बात करने कांग्रेस का। का असली चेहरा मुकेश जी बड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं, क्या बात करें बकार साहब? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बकार साहब हमसे सीखिए शालीनता, तो मुकेश जी तो सीख लीजिए मर्यादा क्या होती है। आपने मुझे बाहर कर दिया मर्यादा सिखाने से, तो मुकेश नायक जी से सीख लीजिए। आपके तो साथी रहे। सही कह रहे हैं। असीम वकार एक सेकंड, असीम भाई एक सेकंड, असीम भाई एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड। असीम वकार मान लीजिए आप अलग थलग पड़ गए हैं। असीम वकार अलग थलग पड़ गए हैं आप। अगर आप मेज पर बैठकर बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, इसका मतलब आप समझौते के लिए तैयार ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, बीजेपी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है बैठ के बातचीत करिए। सिर्फ आप तैयार हैं। आप एक काम कर लीजिए, आप पहले बाबरी मस्जिद को एज इट इज पोजीशन में लाके खड़ा कीजिए। आप बाबरी मस्जिद को एज इट इज पोजीशन में लाके खड़ा कीजिए। बाबरी मस्जिद की बाबरी मस्जिद नहीं है, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था। कोर्ट ने उसको विवादित ढांचा कहा है, बाबरी मस्जिद नहीं है, वो विवादित ढांचा है। और उसके बाद बात कीजिए। अच्छा ठीक है असीम वकार एक सेकंड, आपकी लाइन एकदम क्लियर है। आपने साफ साफ ये कहा समझौते की गुंजाइश तब पैदा होगी जब आप 1992 की पहले की स्थिति लाएंगे। एक सेकंड असीम वकार। नलिन कोहली आप कुछ कह रहे हैं? यस बिल्कुल। मुझे लगता है कि वकार साहब की गलती नहीं है, क्योंकि वकार साहब जो है इस वक्त जो है अकरबुद्दीन अवैसी साहब की भाषा से ज्यादा प्रभावित है, जिन्होंने एक बड़े भाषण में कहा था, अरे वो हिंदुस्तान की पुलिस जरा 15 मिनट छोड़ दीजिए, हम जाते भी हैं, तो ऐसा मतलब कई चीजें कहकर गए हैं। इसीलिए वो जो है कोर्ट की ना भावनाओं का आदर कर रहे हैं, ना उन्होंने किसी के कहा है। मुझे लगता है देश के अंदर में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, जो हो, इस वक्त सब चाहते हैं देश में विकास हो। एक अवसर अगर आए, उस अवसर के आधार पे सुप्रीम कोर्ट, आप देख लीजिए ना क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं, क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं। और मैं चाहता हूं थोड़ा असीम साहब और बोले, ताकि मुसलमान भाइयों बहनों में भी एक इनका चेहरा जाए कि क्या मुसलमान भाई बहन जो आज चाहते हैं देश में विकास हो, जो चाहते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, सब खुशी से रहे, कि वसीम अपने वकार साहब क्या उनका नेतृत्व है। देखिए ऐसा जो पार्टियां कोर्ट में वो तय करेंगी, इनके बोलने ना बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। सब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा क्या है, ये मानना चाहे या ना मानना चाहे, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा इनके मानने ना मानने से ना घटने वाली है ना बढ़ने वाली है। अच्छा, कोर्ट अपना काम करेगा। कोर्ट में अगर आप बातचीत का एक अवसर दिया है, उस बातचीत का अवसर लिया जा सकता है, ना लिया जाए तो कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। पसंद आए तो भी निर्णय वही होगा, ना पसंद आए भी वही होगा। लेकिन मैं 92 में जाना चाहूंगा, तो जिनको अतीत में जीना है वो ना वर्तमान के लिए प्रासंगिक है ना भविष्य के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इस सब के बीच मुकेश नायक, आपकी यानी कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है, आज का जो रुख है बड़ा दिलचस्प है। मुकेश नायक पहली बार बहुत दिनों के बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से मुंह से ये सुन रहा हूँ। असीम वकार एक सेकंड, कि किसी कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से ये सुन रहा हूं कि बहुसंख्यकों की भावनाओं का ख्याल करते हुए। मुकेश नायक क्या बात है, सुलह सफाई की बात ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं खुलकर, वो अच्छी बात है, लेकिन ये 80% हिंदुओं का ख्याल अचानक कैसे आ गया? कांग्रेस का चेहरा यही है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महान अवसर दिया है कि दोनों समुदाय साथ में बैठकर इस पर निष्कर्ष पर पहुंचे। 25 साल हो गए,
5 चुनाव मैंने लड़े, अनेक बार से मैं विधायक हूं, अभी भी मैं विधायक हूं। हम अज्ञान, अशिक्षा, भूख, गरीबी जैसे गंभीर सवालों पर बात नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि नॉन इश्यूज खत्म हो इस देश में। ये बहुत गरीब देश है, हमारा ध्यान मौलिक समस्याओं की तरफ जाए। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है कि भारत का हिंदू, उसका सेंटीमेंट, उसकी भावनाएं राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। इसलिए मुस्लिम भाइयों को, वो हमारे भाई हैं, हमारा सम्मान करना चाहिए। और राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। मंदिर निर्माण का मार्ग मुकेश जी, राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस के सुर भी बदल गए। अगर मुकेश जी की बात कांग्रेस की बात है तो देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने पढ़ ली है। लगता है सोनिया जी विदेश में है, इसलिए मुकेश जी ऐसा बोल रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखिए, 9 नवंबर 1989 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 माननीय न्यायाधीशों ने, आरसी अग्रवाल, वीसी श्रीवास्तव, एस राजा ने कहा था कि बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको जुडिशरी से बाहरी समाधान किया जा सकता है। ये 89 में भी कहा गया। 1955 में कहा, कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों को लंबे समय तक डिस्प्यूट में नहीं रखा जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट वही बात कर रही है। तीनों अवसरों पर ऐसे वकार साहब जैसे लोग ये मुस्लिम समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। 3 तलाक पर तो महिलाओं ने इनको धूत बता दिया। 3 तलाक पर महिलाओं ने बगावत कर दी। और मैं बताता हूँ, इस मंदिर के सवाल पर भी मुस्लिम समाज आपसे बगावत करेगा। बकार साहब अकेले पड़ जाएंगे। लीजिए, कांग्रेस ने सुर बदल दिया। राकेश जी, वक्फ बोर्ड पार्टी है। देखिए, वक्फ बोर्ड तो 12 साल बाद उस मुकदमे में घुसा। और एक इंटरेस्टिंग चीज, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी की लिस्ट है, ये विषय नहीं है, सूची में लिपिबद्ध नहीं है। पुराने आइन पर भरोसा। अरे भाई, आप ये बताइए कि रेवेन्यू रिपोर्ट को तो आप मानते हैं ना। मुगल काल का रेवेन्यू रिपोर्ट कहता मंदिर था, राम जन्मभूमि था। मुगल काल का रेवेन्यू रिपोर्ट, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी उसमें। जो मुगल काल था उसने का रेवेन्यू रिपोर्ट में आ रहा है। असीम वकार, आप अलग थलग तो नहीं पड़ जाएंगे? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार, संघ, विश्व हिंदू परिषद, कांग्रेस पार्टी भी साथ है अब तो। असीम वकार, अलग थलग पड़ जाएंगे आप। और ये कह रहे हैं कि मुसलमान भाई भी हमारे साथ आके बातचीत करेंगे। ना तो मैंने कभी आरएसएस का इतिहास और मैंने आरएसएस का लिटरेचर पढ़ा है और ना मैं कभी पढ़ना चाहता हूँ। मत पढ़िए आप। ये तो वो लोग हैं, पढ़ेंगे तो सांप को लाठी और कौवे को मोर बना देते हैं। इनकी क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। इनके इतिहास में मत जाइएगा, इनके लिटरेचर आप अपने बाबर को भगवान मानिए। जाके बाबर के कब्रिस्तान, बाबर का कब्रिस्तान कहाँ है मालूम है? अरे आप बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, बाबर के कब्रिस्तान का तो कर लीजिए। आपसे नहीं पूछ रहा मैं किसको क्या मानूं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप बाबर किए जा रहे हैं। भगवान राम और बाबर की तुलना करें, बाबरी मस्जिद फिर से बना दीजिए। चुनाव मुसलमानों पे कौन ऐसी कल्पना कर सकता है कि उस स्थान पर फिर से वैसे किया जा सकता है? जिंदगी की राजनीति अरे बकार साहब, कोई पागल आदमी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि उस जगह पर एक ढांचे को फिर से क्रिएट किया जा सकता है। आइडियोलॉजी ही सिर्फ मुस्लिम विरोध और आप उत्तेजक बातें कर रहे हैं, आप सांप्रदायिकता फैलाने की बातें कर रहे हैं, वार्ता से भाग रहे हैं, आपके पास ये डायलॉग से भाग रहे हैं। हाँ, बातचीत से क्यों भाग रहे हैं? साहबानों के मामले में कोर्ट का इन्होंने अपमान किया। अब कोर्ट के पास जा रहे हैं। साहबानों के मामले में कोर्ट नहीं, अब कोर्ट। आपकी बात अगर मैं मान लूं तो मैं सेकुलर, और मैं अगर अपनी कौम की हक की बात करूं, कौम के हक की बात नहीं, 125 करोड़ जनता की बात, सभ्यता और संस्कृति की बात कीजिए। भगवान राम सभ्यता और संस्कृति और के बीजेपी की मानसिकता क्या? अरे आपके इकबाल ने भी भगवान राम का आदर किया। आप बकार साहब कहाँ टिकते हैं? आप इतना कोर्ट की बात करते हैं तो 1992 में इसी कोर्ट बानवे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्यों किया था? साहबानों के मामले में कोर्ट ने जो फैसला दिया तो कोर्ट अच्छा, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए। आपने 1992 में कोर्ट का अपमान क्यों किया था? ठीक है, एक सेकंड। असीम वकार, 1 सेकंड रुक जाइए। नलिन भाई, 1 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुकेश नाइक जी एक बात मुझे बताइए। मुकेश नाइक जी, केंद्र में मोदी की सरकार, यूपी में योगी सरकार। अब अगर ऐसे में ये सब सुलझ जाता है मामला इन दोनों सरकारों के दौरान, तो फिर तो पूरा का पूरा श्रेय बीजेपी ले जाएगी कि इतने बरसों से, दशकों से पड़ा हुआ मुद्दा हमने सुलझा दिया। पॉलिटिकली बहुत फायदा होगा इनको। हाँ, बीजेपी ले ले श्रेय, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, देश में शांति तो आएगी, सही समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान तो जाएगा। एक बार ये मुद्दा खत्म तो होगा। मैं 2000 बार टेलीविजन पर बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर चुका हूं, और इसलिए राष्ट्रहित में जरूरी है कि जो मुद्दा नासूर बन गया है उसको खत्म किया जाए। और दूसरी बात, सिन्हा साहब ने जो कहा कि मेरे सुर बदले लग रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कृपा करके इस विषय पर जो अपनी भावनाएं प्रकट करे
उसकी गरिमा का, उसकी भावना का आप भी ध्यान रखें। हाँ, मैंने कांग्रेस की बात कही। देखिए मुकेश नायक जी, मैं जानता हूं आप प्रवचन करते हैं, राम कथा करते हैं, आपके तो हैं, लेकिन आप यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टैंड बन जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। आप व्यक्तिगत आज नहीं है, आज स्पोक्स पर्सन के रूप में बैठे हुए हैं। यदि आप व्यक्तिगत बात कर, मैं जानता हूं आप राम मंदिर के समर्थक तब भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मुकेश नायक जो भी मेरे शो पर बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस की लाइन ही बोल रहे हैं। ठीक है ना मुकेश नायक जी, कांग्रेस की लाइन है ना ये? मैं बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता की तौर पे बोल रहा हूं और मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अवसर दिया है इस मुद्दे को सुलझाने का। ठीक है। हिंदू और मुस्लिम भाइयों को बैठकर बहुत ये बढ़िया। मुद्दा सुलझा लेना बहुत चाहिए, बढ़िया, बिल्कुल सही है। देर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। नलिन कोहली, एक बात बताइए नलिन कोहली, अगर ये मीडिएशन भी फेल हो जाता है, मीडिएशन के लिए कोई आता ही नहीं है। माना गुप्ता जी, मैं एक सवाल पूछ असीम वकार सिर्फ एक सेकंड, नलिन कोहली, अगर फेल हो जाता है मीडिएशन का ये अटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट का, सर एक बहुत सवाल पूछूंगा। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। मैं नायक जी से पूछना चाहता हूँ। अरे असीम वकार एक सेकंड, असीम वकार एक सेकंड, असीम भाई कौन बीच में बोल रहे हैं भाई? असीम भाई एक सेकंड, क्या हो गया इनको? असीम वकार साहब, मतलब क्या हो गया असीम भाई को कि गलत फहमी क्यों हो गई कि वो नलिन कोहली बन गए हैं? बोलिए नलिन कोहली। वो अभी तो इतना ज्यादा बोले थे, अब नलिन कोहली से सवाल पूछे वो जवाब में लग जाए, ये भी अजीब बात है। एनीवे, मैं पहली बात तो कहूंगा कि हम हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं जो इस बात को समझते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने और कहर साहब जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है, हाँ। उन्होंने सुझाव दिया, उसे एक सकारात्मक रूप से देखे। हाँ। कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी आ रहा हो तो ये इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा एक संवैधानिक प्रक्रिया को और समझ लें। अभी वकार साहब ने कहा मैं अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहा हूं। देखिए, हम सबके अधिकार है कि एक स्तर पर हम अपनी कौम की बात करें, हम अपने धर्म की बात करें, ये है। लेकिन हम क्यों इधर हैं, वो क्योंकि भारत एक संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाला देश 47 में बना, धर्म के आधार पे बना नहीं, स्टेट का कोई धर्म नहीं है। तो हमारी पहली आइडेंटिटी आती है कॉन्स्टिट्यूशन से, एक इंडियन आइडेंटिटी, फिर हमारी सब आइडेंटिटीज आती है। तो जो व्यक्ति इस पूरे आइडेंटिटी को, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से आइडेंटिटी को इग्नोर करे, हाँ। तो उसका मतलब है वो संविधान को नजरअंदाज कर रहा है। तो जिस संविधान से अधिकारों की बात होती है, अगर उसी संविधान को आप नजरअंदाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेंगे, तो मुझे लगता है आप जो है अप्रासंगिक हो जाते हैं। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है नलिन कोहली, नलिन भाई मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। लेकिन जैसा नलिन कोहली आपने भी बताया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, उनकी ये सलाह है, एक ऑफर है कि अगर आप समझौता करना चाहते हैं, बातचीत की मेज पर आना चाहते हैं तो आइए। फिलहाल असीम वकार की पार्टी, उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या सुन्नी वक्फ बोर्ड कह लीजिए, क्योंकि वो इस केस में एक पार्टी है, वो इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार और संघ का यह कहना है कि और भी मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ इस बातचीत के ऑफर को लेने के लिए तैयार है। अब देखें केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, क्या वाकई इनके राज के दौरान यह मुद्दा सुलझ पाता है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए नलिन कोहली, मुकेश नायक, राकेश सिन्हा, असीम वकार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब वक्त हो गया है राजीव रंजन के पास चलने का, वो बताएंगे क्या कहती है अयोध्या। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।